हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम ओनली आईएएस के जो इंडियन हिस्ट्री वाले करंट अफेयर्स कंटिन्यू कर रहे थे उसकी सेकंड सीरीज लेकर आए हैं। और हम लोगों ने फर्स्ट सीरीज में आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन की थी, अलॉन्ग विद जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे, केव्स थे, उनके बारे में भी चर्चा की थी। और जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आर्ट एंड कल्चर में आपका टेम्पल एंड आर्किटेक्चर सेक्शन काफी महत्वपूर्ण होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स यूपीएससी के निकाल कर देख लो, उसमें से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो आपकी जो भक्ति मूवमेंट हुई थी एंशिएंट इंडिया में, खासकर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उससे आते हैं, एज वेल एज जो आपके आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं जैसे टेम्पल्स हो गए या फिर आपके केव्स हो गए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है आईवीसी के या फिर पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, उस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ज्यादा संभावनाएं आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म और उससे एसोसिएटेड जो आर्किटेक्चरल फीचर्स रहे हैं, चाहे वो गुप्ता एम्पायर हो या फिर आपका मौर्यन एम्पायर हो, उनसे पूछे ही जाते हैं। आप क्वेश्चंस देख के देख सकते हो, यही आपका आधार होगा आपको जज करने के लिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमें इग्नोर करना चाहिए। एंड हाँ, आज हम सेकेंड सेक्शन कंटिन्यू करेंगे, विच इज अबाउट पेंटिंग्स इन इंडिया। एंड लेट्स बिगिन विदाउट डिलेइंग इट। एंड सबसे पहली न्यूज आपको पट्टचित्र पेंटिंग के बारे में देखने को मिलेगी। और बात करते हैं पट्टचित्र पेंटिंग की, तो ये ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग है। कहाँ की? ओडिशा की। ये जरूर याद रखना है। स्क्रोल पेंटिंग यानी कि बेसिकली कवरिंग एंड ओपनिंग, जस्ट लाइक आप कोई कैलेंडर खरीदते हो तो कैलेंडर को आप कवर करके देखते हो, ओपन करके देखते हो, तो ये आपका पटचित्र टाइप का ही है। तो हमें याद रखना है कि ये जो पटचित्र है कहाँ की है, ये उड़ीसा की है और ये ट्रेडिशनल क्लोथ स्क्रोल पेंटिंग है। एंड जो नेम है पट्टचित्र का वो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द संस्कृत वर्ड पट्ट यानी कि क्लॉथ एंड चित्र यानी कि पिक्चर। एंड दीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी एंड स्पेशली इंस्पायर्ड बाय जगन्नाथ एंड वैष्णव सेक्ट, क्योंकि आपको ही पता है ओडिशा में वी हैव द जगन्नाथ टेम्पल एंड जगन्नाथ गॉड की वहाँ रेस्पेक्ट होती है, काफी ज्यादा पूजा होता है, डिवोशन है वहां पर। तो जाहिर सी बात है इंस्पायर्ड तो जगन्नाथ और वैष्णव सेक्ट से जरूर होंगी ये पेंटिंग। एंड हमें ये याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी एंड ऑल कलर्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स आर नेचुरल। एंड ये ही याद रखना है आपको, कलर्स भी जो यूज होते हैं वो आपके नेचुरल कलर्स होते हैं। नाउ वी हैव द बाग प्रिंट। बाग प्रिंट के बारे में हमें बस इतना जानना है कि ये ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंट है विथ नेचुरल कलर्स जो प्रैक्टिस की जाती है इन द धार डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। एंड आपका जो बाग प्रिंट का नाम है, जाहिर सी बात है, डिराइव फ्रॉम ए विलेज बाग, जो कि बाग रिवर के बैंक यानी कि किनारे स्थित है। Now we have the important news about मधुबनी पेंटिंग। एंड मधुबनी पेंटिंग की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है आपको बिहार के जो मिथिला रीजन्स हैं वहां पर इसकी ओरिजिन देखने को मिली है। एंड जो थीम होती है वो बेसिकली ट्राइबल मोटिव्स बेस्ड होती है। एंड यहाँ पर आपका ब्राइट अर्दी कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है, ब्राइट अर्दी कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड वी हैव ट्रेडिशनली वोमेन ऑफ द विलेज ये पेंटिंग्स ड्रॉ करती थी ऑन द वॉल्स ऑफ देयर ड्वेलिंग। लेकिन आपको याद रखना है अब जो ये मधुबनी पेंटिंग्स है उसको मैन और वोमेन दोनों ड्रॉ कर सकती हैं। और ये आप जाहिर सी देखते होंगे जो वेरियस पब्लिक प्लेसेस है, खासकर आप बिहार विजिट करते हो या फिर आप दिल्ली में भी हो तो इस प्रकार की जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो जरूर रिफ्लेक्ट होती है। एंड इट इंक्लूड जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, एनिमल मोटिव्स, बर्ड मोटिव्स, तो ये सब आप देख सकते हो, है ना, ये सब बर्ड मोटिव्स दिखा रहा है आपको। फिर देख सकते हो ये जो सर्कुलर जियोमेट्रिकल पैटर्न है, तो उस प्रकार की इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड जो देख सकते हो कलर्स जो इस्तेमाल होते हैं, वी हैव द नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। एंड ये जरूर याद रखना है, ये खास बात है मधुबनी पेंटिंग की कि देयर इज नो शेडिंग एंड नो एम्प्टी स्पेस लेफ्ट। ये जरूर याद रखना है, मधुबनी पेंटिंग में देयर इज नो शेडिंग एंड नो एम्प्टी स्पेस लेफ्ट। पूरा एरिया को अच्छे से यूज किया जाता है विदाउट लिविंग एनी स्पेस। एंड शुरुआत में जो आर्टिस्ट हैं वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे जैसे मैचस्टिक्स, फिंगर्स या ट्विग्स, इन सब के मदद से ये पेंटिंग किया करते थे। लेकिन अब जो है आर्टिस्ट ब्रशेस, निब पेंस एंड सिंथेटिक कलर्स का
भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या सिर्फ नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में, तो नहीं, बिकॉज सिंथेटिक कलर्स का आपका इस्तेमाल अब होने लगा है। एंड थीम की बात करें, जिस ग्राउंड पर ये आपका पिक्चर आधारित होता है या पेंटिंग आधारित होता है, तो दिस थीम इज टेकन फ्रॉम द मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिसमें आपके लाइफ ऑफ हिंदू डेटीज इनको डिपिक्ट किया जाता है, लाइक कृष्णा, रामा, लक्ष्मी, शिवा, इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके लाइफ से एसोसिएटेड थीम्स को यूज किए जाते हैं और ड्रॉ किए जाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल जो डिजाइन्स वाइडली पेंट किए जाते हैं, वी हैव द तुलसी प्लांट, कोर्ट सीन्स, वेडिंग सीन्स, सोशल हैपनिंग्स। तो इन सब प्रकार की जो थीम है, इन पर आपकी पिक्चराइज किया जाता है मधुबनी पेंटिंग को। एंड कुछ इमिनेंट आर्टिस्ट के बारे में अगर जानना हो तो कर्पूरी देवी एंड महालक्ष्मी एंड दुलारी, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। And now we have moved to the वर्ली पेंटिंग। एंड जब हम वर्ली पेंटिंग की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको याद आता होगा महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र इज नोन फॉर दिस वर्ली फोक पेंटिंग। एंड इस कला की अगर आप ओरिजिन टेस्ट करें तो 10th सेंचुरी एडी में आपका ये पेंटिंग में उस समय से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है। और ये याद रखना है आपको कि दिस वर्ली पेंटिंग रिजेंबल्स टू दोज पेंटिंग क्रिएटेड इन द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। ये जरूर याद रखना है कि जो वर्ली पेंटिंग्स है, इनका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कुछ सिमिलैरिटी जो रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका में पेंटिंग बनाई गई थी उसके साथ मैच करती है। एंड आप यहाँ से भी देख सकते हो जो सीन्स पोर्ट्रे किए जाते हैं, यहाँ पर हंटिंग है, फिशिंग है, फार्मिंग, फेस्टिवल्स, डांसेस, ट्रीज एंड एनिमल्स। तो आप देख सकते हो इस प्रकार की थीम भीमबेटका में भी थी। दैट्स वाई ये रिजेंबल करती हैं टू द रॉक शेल्टर पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। एंड ये आपको याद रखना है, वोमेन्स आर मेनली इंगेज्ड इन द क्रिएशन ऑफ दिस पेंटिंग, है ना। एंड क्या मटेरियल्स यूज की जाती हैं, तो देयर इज ए मिक्सचर ऑफ राइस, पेस्ट, गम एंड वाटर। ये आपके यूज किए जाते हैं टू गिव द रियलिटी ऑफ द पेंटिंग by the वर्लीज, है ना। तो मिक्सचर ऑफ राइस, पेस्ट, गम एंड वाटर इज यूज्ड एज पेंट बाय द वर्लीज, बस। एंड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट की बात करें तो वी हैव द जिब्बे शोमे मासे। इन्होंने कहीं ना कहीं वर्ली पेंटिंग को पॉपुलराइज किया। एंड अगर हम वर्लीज के बारे में बात करें तो वर्लीज या फिर वर्लीज ये इंडिजीनियस ट्राइब है या फिर आदिवासी जो माउंटेनियस एज वेल एज कोस्टल एरिया जो महाराष्ट्र, गुजरात बॉर्डर एंड इट्स सराउंडिंग एरिया में रहते हैं। एंड अनरिटन वर्ली लैंग्वेज ये स्पीक करते हैं। एंड दिस लैंग्वेज बिलोंग टू द सदर्न जोन ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेजेज। हालांकि हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें वर्ली ट्राइब्स के जो हैबिटेट वाले एरियाज हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात बॉर्डर एंड सराउंडिंग एरियाज, एंड वर्ली पेंटिंग कहाँ का फेमस है वो और एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ली पेंटिंग। एंड वी हैव द रोगन आर्ट। तो रोगन आर्ट का क्या न्यूज़ रहा है, तो जो सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ रोगन आर्ट वो अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज फेस कर रही है। इट इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू पेंडेमिक। एंड हम जानते हैं रोगन आर्ट के बारे में, तो रोगन का मतलब ऑयल होता है इन पर्शियन टर्म्स या पर्शियन लैंग्वेज। एंड इसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट ऑफ क्लोथ प्रिंटिंग जो प्रैक्टिस की जाती है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। तो हमें क्या याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए कि ये जो है आर्ट ऑफ क्लोथ प्रिंटिंग है विच इज प्रैक्टिस्ड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एंड दिस आर्ट was started by क्षत्रिय जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है who came to India from the सिंध पाकिस्तान। तो आप देख सकते हो ये जो आपका रोगन आर्ट है इसका ओरिजिन आप कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है आउटसाइड इंडिया उन्होंने आके इनकी नींव रखी। बिकॉज देख सकते हो ये जो क्षत्रिय है मुस्लिम कम्युनिटी हु केम टू इंडिया फ्रॉम द सिंध पाकिस्तान, तो उन्होंने ही यहाँ आर्ट को विकसित करवाया। एंड इन दिस आर्ट कैस्टोर ऑयल को हीट किए जाते हैं और उसके बाद कोल्ड वाटर में इसको मिक्स किए जाते हैं एंड थिक रेसिड्यू तैयार किया जाता है विद द नेचुरल कलर। एंड उसके बाद पेंटिंग की जाती है। वे हैव द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, फ्लोरल एनिमल के मोटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमें ये जानना है रोगन आर्ट कहाँ का फेमस है, तो गुजरात में, अगर स्पेसिफिकली कहें तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। एंड
कम्युनिटी कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, तो वी हैव द क्षत्रिय कम्युनिटी, ये याद रखना है। और वर्लीज के बारे में तो हमने देख ही लिया। एंड अगर हम बात करें अन्य इंपॉर्टेंट पेंटिंग स्टाइल्स जो भारत में है, वो है आपका कंगरा मिनिएचर पेंटिंग, जो हिमाचल प्रदेश में फॉलो की जाती है। ये सब आपको रटना है, काफी महत्वपूर्ण डिटेल्स ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, याद रखना है फ्रेंड्स। एंड कंगरा मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पट्टचित्र पेंटिंग तो उड़ीसा, थंजावुर पेंटिंग तो तमिलनाडु, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग तो राजस्थान। एंड किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से ही आपका बानी थानी जो पेंटिंग है वो प्रभावित है, ये याद रखना। तो बानी थानी पेंटिंग वैसे आपका राजस्थान में फेमस है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड वी हैव द कलमकारी पेंटिंग कहाँ, तो आंध्र प्रदेश, मधुबनी पेंटिंग कहाँ, तो बिहार, वर्ली पेंटिंग वेयर, तो फिर महाराष्ट्र। सो ये थी। और आपने नेक्स्ट न्यूज जरूर सुना होगा, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन केव पेंटिंग इंडोनेशिया में पाई गई है। एंड recently archaeologists have discovered the world's oldest non-cave art, which is a life-sized picture of a wild pig जो at least 45,500 years ago इंडोनेशिया में पेंट किए गए थे। तो आप देख सकते हो 45,500 years ago की ये पेंटिंग है। एंड ये आप चित्र देख लो, ये है आपकी जो विल्ड पिग है, इन्हीं की चित्र आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और ये जो पिक्चर मिला है वो बेसिकली लियांग तेदोंग केव में मिला है ऑन द आइलैंड ऑफ सुलावेसी इंडोनेशिया। हमें तो बस यही याद रखना है कि कहाँ पर मिला है, और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग ये आपको देखने को मिल रही है। एंड क्या डिपिक्शन है, तो वाटी पिग को डिपिक्ट किया गया है जो इंडेमिक है टू दिस इंडोनेशियन आइलैंड। एंड कुछ खास बातें आपको याद और रखनी है क्या, तो बस आप देख लो यहाँ पर जो सुलावेसी वर्ली पेंटिंग, सुलावेसी वाटी पिग पेंटिंग मिली है, इसमें रेड ओकर पिगमेंट ये जो कलर है उसका इस्तेमाल किया गया है। एंड ये जरूर आपको समझना है कि क्या ये ओल्डेस्ट ह्यूमन आर्ट प्रोड्यूस्ड है, तो ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट आर्ट डिपिक्टिंग ए फिगर, ये तो आपको दिख रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर ह्यूमन के ही द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। एंड यहाँ पर एक फिगर देखने को मिल रही है जो कि पिग की है, लेकिन ये ओल्डेस्ट ह्यूमन प्रोड्यूस्ड आर्ट नहीं हो सकती। यहाँ भी लॉजिक लगाइए कैसे हो सकती है ओल्डेस्ट ह्यूमन प्रोड्यूस्ड आर्ट, क्योंकि आप देखो साउथ अफ्रीका में हैशटैग लाइक डूडल क्रिएट की गई थी 73,000 ईयर्स एगो, तो ये हो गई ना ओल्डेस्ट नॉन ड्राइंग। तो ओल्डेस्ट नॉन ड्राइंग बाय द ह्यूमंस तो बहुत पहले से है, जो अफ्रीका में मिली है, साउथ अफ्रीका में मिली है। लेकिन यहाँ पर ये आपका पेंटिंग है जिसमें आर्ट को डिपिक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पर फिगर को डिपिक्ट किया गया है, एक एनिमल के फिगर को डिपिक्ट किया गया है। ये हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्ट है विच डिपिक्ट्स ए फिगर। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ये श्योरिटी के साथ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कोलम आर्ट। एंड कोलम आर्ट की बात करें तो सबसे पहले कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, तो सदर्न इंडिया में ये प्रैक्टिस की जाती है। और देख सकते हो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ड्राइंग दैट इज ड्रोन बाय यूजिंग राइस फ्लोर, चॉक पाउडर और रॉक पाउडर। तो इन सब रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके कोलम आर्ट ड्रॉ किए जाते हैं। एंड ये जरूर याद रखना है, नेचुरल एंड सिंथेटिक कलर पाउडर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। एंड कहाँ कहाँ आपके ये फेमस है, तो श्रीलंका, इंडियन स्टेट्स में आप देख सकते हो, मोस्टली आपको सदर्न स्टेट मिल जाएंगे, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये सब कुछ राज्य आपको मिल जाएंगे। और जो अन्य एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहाँ पर भी देखने को मिल जाती है, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। एंड ये आपको बस ये याद रखना है कि कॉलम इज ए जियोमेट्रिकल लाइन ड्राइंग कंपोज्ड ऑफ कर्व्ड लूप्स ड्रोन अराउंड ए ग्रिड पैटर्न। तो ये आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का, ऐसे करके होता है। ये आपका इस प्रकार का जो ड्राइंग है ये आपका कॉलम आर्ट है। एंड अन्य जानकारी आपको चाहिए, हाँ बिल्कुल, जो रीजनल नेम्स है इनके आप देख सकते हैं, कॉलम आर्ट के रीजनल नेम्स है। एंड मिथिला में इसको अरिपन कहा जाता है, और मुगलू आंध्र प्रदेश में ये जाने जाते हैं, एंड तेलंगाना है ना, तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ये मुगलू के नाम से जाने जाते हैं। सो इतने डिटेल्स आपको जरूर जानने हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू द पट्टचित्र आर्ट। पट्टचित्र आर्ट के बारे में तो हमने
जाना ही था ना, अभी तो हमने पढ़ा था, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये ओडिशा में बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है एंड इट इज ए ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग जिसमें माइथोलॉजिकल, रिलीजियस स्टोरीज, फोक स्टोरीज ये सब रिफ्लेक्ट करवाई जाती है। एंड ये आपको न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है कि दे वर ट्रेडिशनली ड्रॉन बाय द महापतराज, और ये जो महापतराज है ओरिजिनल आर्टिस्ट कास्ट कह सकते हैं ओडिशा के, है ना। तो ये याद रखना, these were traditionally drawn by the महापत्रा, the original artist cast in Odisha। एंड ये बात भी आपको याद रखना है कि इस पट्टचित्र आर्ट में द आर्टिस्ट डज नॉट यूज पेंसिल और चारकोल फॉर द प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स। याद रखना, प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स यानी कि शुरुआती ड्राइंग जब की जाती है तो इसमें आपका पेंसिल या फिर चारकोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रेडिशन ये है इज टू कंप्लीट द बॉर्डर्स ऑफ द पेंटिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले बॉर्डर्स की जो डिजाइनिंग है, ड्राइंग है, उसे कंप्लीट की जाती है, उसके बाद अंदर डिजाइनिंग को इनिशिएट किया जाता है। और प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स के दौरान यानी कि शुरुआती दौर में आर्टिस्ट पेंसिल या चारकोल का इस्तेमाल नहीं करती है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नाउ वी हैव द निर्मल पेंटिंग, और निर्मल पेंटिंग के बारे में हमने इससे पहले निर्मल फोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर ही आपका फेमस है निर्मल पेंटिंग। तो कहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी, तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पेंटिंग डन इन द निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। एंड इस निर्मल आर्ट या फिर निर्मल पेंटिंग की इवोल्यूशन की बात करें तो आपका काकटिया डायनेस्टी इसके पीछे नजर आते हैं। एंड ये याद रखना है, दिस आर्ट वाज प्रैक्टिस इन द 14th सेंचुरी बाय ग्रुप ऑफ आर्टिशियन हु आर नोन एज नक्काश। ये जरूर याद रखना है, नक्काश ये आपके ग्रुप ऑफ आर्टिशियंस हैं जो निर्मल पेंटिंग्स को ड्रॉ करते थे, प्रैक्टिस करते थे। एंड वी हैव द सोहरई खोबर पेंटिंग। सोहरी खोबर पेंटिंग की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये झारखंड में बेसिकली पेंटिंग्स हैं, झारखंड में ये आपका फेमस है, ये आपका सोहरई खोबर पेंटिंग एंड इट इज़ ए रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट। एंड ये याद रखना है, इस पेंटिंग को यानी कि सोहरई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। एंड क्या खास बात है सोहरई खोबर पेंटिंग में, तो वी हैव द ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट जिसके बारे में हमने बात की। एंड ये प्रैक्टिस की जाती है बाय द लोकल ट्राइब वोमेन। ये याद रखना, दिस सोहरई खोबर पेंटिंग is a traditional and ritualistic mural art being practiced by local tribal women। कब, तो ड्यूरिंग द लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सेशंस यूजिंग द लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल ऑफ डिफरेंट कलर। तो समझ में आ रहा है, ये याद रखना है, बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय लोकल ट्राइबल वोमेन। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, खादी प्राकृतिक पेंट। तो खादी प्राकृतिक पेंट, इसको जब आप नेट पे सर्च करोगे तो पता चलेगा ये KVIC का प्रोडक्ट है और इस पेंट को बनाया गया है बाय काउडंग, है ना। तो ये याद रखना है, देख सकते हो इंडियाज फर्स्ट काउडंग पेंट डेवलप्ड बाय KVIC। एंड क्या खास बात है, तो इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, नॉन टॉक्सिक पेंट एंड एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। एंड ये जरूर याद रखना है, इट इज फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स लाइक लीड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक। ये सब जो है आपको खादी प्राकृतिक पेंट में नहीं देखने को मिलेंगी और इसको सर्टिफाई भी किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। एंड अन्य बातें आपको क्या जाननी है, तो बस इतना ही इनफ है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द म्यूजिक सेक्शन। एंड म्यूजिक सेक्शन में महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और सबसे पहला शुरुआत हम करते हैं संगीत कला निधि अवार्ड के बारे में। एंड न्यूज़ क्या रही है, तो एस सौम्या इनको कन्फर्म किया गया है, दिया गया है संगीत कला निधि अवार्ड। तो बात करते हैं संगीत कला निधि अवार्ड की, तो इट इज कंसिडर्ड एज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ये जरूर याद रखना है, इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो इट इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। एंड इसमें आपको गोल्ड मेडल मिलते हैं, बिरुदु पत्र यानी कि साइटेशन, ये आपको प्राप्त होता है। और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, संगीत कला निधि अवार्ड इज कन्फर्ड बाय मद्रास म्यूजिक एकेडमी। और अगर हम बात करें मद्रास म्यूजिक एकेडमी के हिस्ट्री की, तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी की शुरुआत कह सकते हो कि 1927 का जब INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था मद्रास में, तो इस प्रकार के एकेडमी को गठित करने की चर्चा की गई थी। तो उसके बाद आपका ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी एग्जिस्टेंस में आया। तो सिंपल शब्दों में ये कहे
तो ये INC मद्रास सेशन 1927 का ऑफशूट है, ये याद रखना है ना। तो ऑफशूट ऑफ INC मद्रास सेशन 1927 एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग कार्नेटिक म्यूजिक एंड अब फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसमें स्टूडेंट्स को जाहिर सी बात है कंफ्यूजन रहती है, तो हमें इस डिफरेंसेस को खत्म करने। तो कार्नेटिक म्यूजिक या फिर अगर हम बात करें ट्रेडिशनल म्यूजिक की, तो भारत में वी हैव द हिंदुस्तानी टाइप ऑफ म्यूजिक एंड वी हैव द कार्नेटिक म्यूजिक। तो अगर कार्नेटिक म्यूजिक की बात करें तो वो सदर्न इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, या फिर वहाँ पे ये आपका म्यूजिक चलता है कार्नेटिक टाइप, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब कुछ स्टेट्स हो गए। एंड श्रीलंका में भी कार्नेटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस है। एंड ये जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ वन ऑफ द टू मेन जनर्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम द एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड द अदर जनर इज हिंदुस्तानी म्यूजिक। और यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंसेस बताई गई हैं, हमने हाईलाइट कर रखे हैं क्या डिफरेंसेस थे। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें तो ये आपका नदर इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन कर्नाटक म्यूजिक की बात करें तो ये कन्फाइंड है सदर्न इंडिया में ही। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हिंदुस्तानी म्यूजिक की कहें तो देख सकते हो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन, अरब एंड अफगान एलिमेंट्स, ये जरूर याद रखना है। एंड देयर आर सेवरल सब स्टाइल्स विच आर अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट घरानास। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपने घराना का नाम सुना होगा, लखनऊ घराना, ये घराना। तो इस प्रकार से सेवरल सब स्टाइल्स में हिंदुस्तानी म्यूजिक डिवाइडेड है, विच आर अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट घरानास। देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन फॉर द सिंगर्स, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे क्योंकि लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप यहाँ पर है। एंड ये जरूर याद रखना है कि इट कंटेन्स 6 मेजर रागास एंड इट स्ट्रिक्टली फॉलोज टू टाइम, यानी कि एडहेरेंस टू टाइम देखने को मिलेगा, यानी कि जितने समय में आपको ये राग गाने हैं उतने समय में ही आपको ये परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो एडहेरेंस टू टाइम एंड द इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज वोकल्स। एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हिंदुस्तानी म्यूजिक में यूज किए जाते हैं वे तबला, सारंगी, सितार, संतूर, फ्लूट एंड वायलिन। एंड अगर हम बात करें कर्नाटक म्यूजिक की तो मैंने आपको बताया कन्फाइंड कहाँ पर है, सदर्न इंडिया में एंड मोस्टली इंडिजीनियस, ये याद रखना। जैसे आपका द्रविड़ा और नगारा स्टाइल है ना, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो आपके स्कल्पचर मेकिंग आर्ट है, गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट या फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, कुछ इसी प्रकार का डिस्टिंक्शन आपको साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कार्नेटिक म्यूजिक जो है मोस्टली इंडिजीनियस है, इसका बाहरी जो इन्वेडर्स या रूलर्स रहे हैं उनका प्रभाव इस कार्नेटिक म्यूजिक पर ज़्यादा नहीं पड़ा है, मोस्टली इंडिजीनियस है। एंड ओनली वन स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ये देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्नेटिक म्यूजिक हैज ओनली वन स्टाइल ऑफ सिंगिंग एंड नो सब स्टाइल इज देयर एंड लिटिल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड 72 रागास आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एंड ये भी याद रखना है, डज नॉट एडहियर टू टाइम एंड मोर एम्फेसिस वोकल म्यूजिक पर दिया जाता है रेदर देन इंस्ट्रूमेंट। एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं देख सकते हो, वीणा, मृदंगम, मंडलन, फ्लूट एंड वायलिन। तो ये है। अब हम चलते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट म्यूजिक्स जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला ध्रुपद, तो ध्रुपद जो आपके राग है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के राग है ना। तो जैसे ही ध्रुपद का नाम लिया जाए आपको याद आ जाना चाहिए ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। एंड जो नेचर है ध्रुपद म्यूजिक की वो स्पिरिचुअल है, जाहिर सी बात है जो क्लासिकल म्यूजिक होंगी उनकी जो नेचर होंगी वो स्पिरिचुअल ही होंगी। एंड ये देख सकते हो द लैंग्वेज ऑफ ध्रुपद चेंज्ड फ्रॉम संस्कृत टू ब्रिज भाषा sometime between the 12th century and 16th century। तो अभी जो ध्रुपद की लैंग्वेज है वी हैव द ब्रिज भाषा, पहले जो थी वो संस्कृत थी। एंड ये जरूर याद रखना है, इट इज ए फॉर्म ऑफ डिवोशनल म्यूजिक दैट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ सामवेद, ये जरूर याद रखना है। तो ये इसका ओरिजिन, अगर ध्रुपद की ओरिजिन देखी जाए तो आपको सामवेद में रिफ्लेक्ट होगी। एंड ये भी आपको याद रखना है, इन मेडाइवल इंडिया ध्रुपद हैज मेनली थ्राइव्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजपूत एंड मुगल किंग। तो याद रखना क्या मुगल ने पैट्रोनाइज किया था ध्रुपद को, बिल्कुल हाँ, ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इन मेडाइवल इंडिया ध्रुपद हैज मेनली थ्राइव्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुगल एंड राजपूत किंग। तो ये बातें हो गई।
एंड लेट्स मूव टू द डांस फोक डांस थिएटर आर्ट। ये भी काफी महत्वपूर्ण होंगे, खासकर इनके लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन। तो धनु यात्रा के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या कंटेक्स्ट है, तो फेमस 11 डे लॉन्ग धनु यात्रा considered as largest open air theater of the world begins in the बारगढ़ इन द वेस्टर्न ओडिशा। तो हमें क्या याद रखना है कि धनु यात्रा ये ओपन एयर थिएटर है, ये याद रखना है। धनु यात्रा ओपन एयर थिएटर है। एंड अगर हम बेसिक्स जानकारी की बात करें तो द यात्रा यानी कि ओपन आर्ट थिएटर इट इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, ये याद रखना है, एंड हिज डिमोन अंकल किंग कंसा। तो ये जरूर याद रखना है, ये जो आपका धनु यात्रा परफॉर्म की जाती है, इट इज बेस्ड ऑन द मिथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज डेमन अंकल किंग कंसा। एंड इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया गया, तभी तो ये हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है जो ओडिशा में परफॉर्म की जाती है। एंड अन्य बातें क्या याद रखना है आपको इसके तहत, तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने धनु यात्रा को नेशनल फेस्टिवल स्टेटस का दर्जा दिया है नवंबर 2014 में। तो ये याद रखना है, द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर हैज अकॉर्डेड नेशनल फेस्टिवल स्टेटस टू द धनु यात्रा इन नवंबर 2014। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, तलमंडले आर्ट। एंड जब हम बात करेंगे तलमंडले आर्ट तो क्या आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपका कर्नाटका और केरला में परफॉर्म किए जाते हैं। और जब हम बात करें ताल मंडले के बारे में तो ये यक्षगन थिएटर का वेरिएंट है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस आपको यक्षगन थिएटर वर्सेस ताल मंडले आर्ट में देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम बात करें ताल मंडले आर्ट की, तो ये जो ताल मंडले है ये एंशिएंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस डायलॉग या डिबेट परफॉर्मेंस कह सकते हैं ना। तो डिबेट परफॉर्मेंस में क्या होते हैं, मित्रगण बैठते हैं और डिबेट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तो यहाँ पर भी वही होता है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनके बारे में जानेंगे। पहली बात तो यही याद रखनी है कि तालमंडले एंशिएंट आर्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस डायलॉग या फिर डिबेट परफॉर्मेंस कहाँ पर, सदर्न इंडिया, खासकर आपका करावली एंड मलेनाड रीजन जो कर्नाटका और केरला के हैं वहां पर ये परफॉर्म किए जाते हैं। एंड इट इज ए डिराइव्ड फॉर्म ऑफ यक्षगाना, ये जरूर याद रखना है ना। तो यक्षगाना का ही ये वेरिएंट है विच इज ए क्लासिकल डांस और म्यूजिकल फॉर्म ऑफ आर्ट फ्रॉम द सेम रीजन, जो हमने कर्नाटका और केरला की बात की। लेकिन अब हमें जानना है कि यक्षगाना से भिन्न कैसे है, क्योंकि ये है तो पार्ट यक्षगाना के ही, लेकिन कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, अनलाइक द यक्षगाना परफॉर्मेंस इन द कन्वेंशनल तालमंडले, तो तालमंडले में क्या होगा, आर्टिस्ट जो हैं वो एक साथ बैठेंगे डिबेट परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन विदाउट एनी कॉस्ट्यूम्स, ये जरूर याद रखना है, विदाउट एनी कॉस्ट्यूम्स एंड इंगेज इन देयर ऑरेटरी स्किल टेस्टिंग एंड बेस्ड ऑन द एपिसोड चूजन, ये याद रखना है आपको। तालमंडले में आपका बिना कॉस्ट्यूम्स पहने, है ना, यानी कि जो उनके नॉर्मल ड्रेस होते हैं उसी में वो ये परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं, लेकिन यक्षगाना में वी हैव द कॉस्ट्यूम्स, वेल डेडिकेटेड कॉस्ट्यूम्स जब ये यक्षगाना को परफॉर्म किया जाता है। एंड ये भी याद रखना, द म्यूजिक इज कॉमन फॉर बोथ यक्षगाना एंड परफॉर्मेंस और तालमंडले, तो म्यूजिक जो है वो जाहिर सी बात है यक्षगाना परफॉर्मेंस और तालमंडले में कॉमन होती है, ये भी याद रखना है आपको। इसलिए अगर हम तालमंडले की बात करें तो इट इज ए आर्ट फॉर्म माइनस डांस माइनस कॉस्ट्यूम्स एंड स्टेज कन्वेंशन, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पर किसी प्रकार का कन्वेंशन नहीं फॉलो किया जा रहा है जो यक्षगाना में आपको देखने को मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज एन आर्ट फॉर्म माइनस डांस माइनस कॉस्ट्यूम्स एंड स्टेज कन्वेंशन। सो ये आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इट इज चिंदू यक्षगनम। तो चिंदू यक्षगनम की बात करें तो ये भी आपका एज ओल्ड आर्ट है जो पॉपुलर है तेलंगाना में। एंड अगर इसकी ओरिजिन देखें तो इट डेट्स बैक टू 2nd सेंचुरी BC। एंड इसमें आपका डांस है, म्यूजिक है, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज देयर प्रेजेंटेशन इज इंटरस्प्रीडेड विथ लीव्स एंड जम्प्स, समझ सकते हो जब ये आर्ट करते हैं तो इसमें लीव्स एंड जम्प्स
के रूप में प्रेजेंटेशन किया जाता है एंड इट गेट द नेम ऑफ चिंदू यक्षगणम, है ना। तो चिंदू का मतलब ही है तेलुगु में जंप, तो इसका मतलब इसमें आपको जंप का प्रेजेंटेशन जरूर देखने को मिलेगा। एंड चिंदू इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिस्ट कास्ट चिंदू मदिगा, तो आप देख सकते हो चिंदू मदिगा ये आपका आर्टिस्ट कास्ट है जो ये चिंदू परफॉर्मेंस करता है। एंड चिंदू यक्षगणम को हम चिंदू भागवतम बेसिकली चिंदू यक्षगणम को हम चिंदू भागवतम भी कहते हैं, एज मोस्ट ऑफ द स्टोरीज नरेटेड आर फ्रॉम भागवतम, यानी कि भागवत पुराण। ये न्यू इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो चिंदू यक्षगणम है उनको चिंदू भागवतम भी कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टोरी जो नरेट किए जाते हैं इस आर्ट में वो भागवतम यानी कि भागवत पुराण से लिए जाते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट यक्षगाना। एंड जब हम यक्षगाना की बात करेंगे तो ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है, कर्नाटका में ये परफॉर्म की जाती हैं। एंड इट इज ए टेम्पल आर्ट फॉर्म दैट डिपिक्ट्स द मिथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराणास की स्टोरी। तो क्या याद रखना है यक्षगाना के बारे में, तो वी हैव द थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका एंड जो थीम होती है इसमें मिथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराना स्टोरी ये आपका होता है। एंड इट इज परफॉर्म विथ ए मैसिव हेडगियर्स यानी कि आपका जो कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव शील्ड कह सकते हो जो सिर में लगाए जाते हैं उसको आप हेडगियर कहोगे। एलोबरेट फेशियल मेकअप एंड वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम, तो याद रखना है कॉस्ट्यूम सब इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड इट इज परफॉर्म विथ ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, और याद रखना है आपको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि यूपीएससी कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ देगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिफाइड फॉर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या है आपके परफ्यूजन इंस्ट्रूमेंट के नाम, तो वे चेंदा, मटलम, जगता, चक्रतला ये सब हैं, और भी कुछ अन्य हैं जो नॉर्दर्न इंडिया के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जाने जाएंगे। हमने तो बात भी की थी जब कार्नेटिक और जो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक के बीच में डिस्टिंक्शंस हम लोग कर रहे थे। तो नाउ वी हैव द नेक्स्ट न्यूज बॉर्न बीबी, और ये सुंदरबन में है। तो बॉर्न बीबी क्या है, तो आप देख सकते हो ए सेंचुरीज ओल्ड फोक थिएटर फॉर्म, एंड यहाँ पर आपका फॉरेस्ट गॉडेस की पूजा की जाती है, और ये फॉरेस्ट गॉडेस ही हैं जिनका नाम है बॉर्न बीबी। तो ये याद रखना है बॉर्न बीबी रिसेंटली सीन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, तो फॉरेस्ट गॉडेस जिनकी पूजा सुंदरबन जो आपका वेस्ट बंगाल में आता है वहाँ की जाती है। एंड अगर हम बॉर्न बीबी के ग्रेटर डिटेल्स की बात करें तो इट इज़ ए डेटी ऑफ द सुंदरबन फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल। एंड यहाँ के जो कम्युनिटी होते हैं दे बिलीव कि जो ओनली बॉर्न बीबी ये जो उनकी गॉडेस है वो प्रोटेक्ट करती है when they enter the forest and survive in the tiger dominated areas, क्योंकि आपको ही पता है सुंदरबन इज नॉन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। सो ऐसा माना जाता है बिलीवर के द्वारा कि ओनली बॉर्न बीबी प्रोटेक्ट देम व्हेन दे एंटर द फॉरेस्ट एंड सर्वाइव इन टाइगर डोमिनेटेड एरिया। एंड ये आप देख सकते हो जो फॉलोवर है या बिलीवर है बॉर्न बीबी के, उनको लगता है एन अनरिटन कोड बिलीव्ड टू बी गिवन बाय द डेटी प्रोहिबिट्स आइसलैंडर्स फ्रॉम कैरिंग गन्स और द वेपन्स इनटू द फॉरेस्ट, है ना। तो ऐसा उन्हें लगता है कि जो बॉर्न बीबी है डेटी उन्होंने उनको या उनके बिलीवर को संदेश दे रखा है कि आइसलैंडर्स या जो इनहेबिटर्स हैं उनको गन्स या फिर वेपन्स कैरी ऑन नहीं करने हैं जब वो फॉरेस्ट में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अनरिटन कोड बिलीव टू बी गिवन बाय द डेटी प्रोहिबिट द आइलैंडर्स फ्रॉम कैरिंग गन्स एंड वेपन्स। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये कम्युनिटी अंदर जाते होंगे फॉरेस्ट के अंदर तो दे नेवर कैरी गन्स और द वेपन्स इन द फॉरेस्ट। एंड अन्य न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हो वही मैंने आपको बताया, दे मस्ट इंटर द फॉरेस्ट ओनली इफ दे एब्सोल्युटली नीड टू अर्न ए लाइवलीहुड। जब इनको लाइवलीहुड की एब्सोल्यूट ज़रूरत पड़ेगी तभी इन्हें फॉरेस्ट में इंटर करने हैं। एंड उसके बाद भी क्या, दे शुड नॉट टेक मोर, चाहे वो हनी हो या क्रैब्स हो, फिश हो या प्रॉन्स है, देन दे नीड। ये खास बात आपको याद रखना है यहाँ के लोग एंड यहाँ के जो गॉडेस बॉर्न बीबी है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता होनी चाहिए। एंड वी हैव द दिव्य कला शक्ति। तो दिव्य कला शक्ति के बारे में क्या न्यूज़ है, तो ये कल्चरल इवेंट है जिसके तहत यूनिक प्लेटफॉर्म प्रदान की जाती है टू शोकेस द पोटेंशियल ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या डिफरेंशियली एबल्ड
इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, एक्रोबैटिक्स। तो ये याद रखना, अगर दिव्य कला शक्ति के बारे में पूछा जाए तो कल्चरल इवेंट है जहां पर जो हमारे पर्सन्स विथ डिफरेंशियली एबल्ड पीपल है उनको उनके पोटेंशियल शोकेज करने का एक यूनिक मौका प्रदान किया जाता है, चाहे वो आपका परफॉर्मिंग आर्ट का फील्ड हो, म्यूजिक या डांस या एक्रोबैटिक्स हो। एंड ये जरूर याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट सच इवेंट एट नेशनल लेवल। And let's move to the next one. We have the Dhokra metal art. And when we talk about Dhokra metal art की, तो ये आपका एंशियंट बेल मेटल क्राफ्ट है ना। इसके तहत क्या होती है, ढोकरा मेटल आर्ट के तहत एंशियंट बेल की क्राफ्टिंग की जाती है फ्रॉम द मेटल्स, एंड ये प्रैक्टिस की जाती है वोज कम्युनिटी विच इज नेटिव टू आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो क्या याद रखना है ढोकरा मेटल आर्ट के बारे में, तो ये एंशियंट बेल मेटल क्राफ्ट बेसिकली है, और वोज कम्युनिटी जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के इनहेबिटेंट है उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है। एंड ये मेटल क्राफ्टिंग की जो टेक्निक यूज की जाती है ये आप देख सकते हो, एंशियंट कास्टिंग टेक्निक जिसको हम सिरे पेरुदे कहते हैं, यानी कि लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्रचलित था। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि ये लोस्ट वैक्स टेक्निक मेटल स्कल्पचर बनाने की बेहद ही खास विधि है जो आईवीसी के लोग जरूर यूज किया करते थे। एंड इसको जीआई टैग मिला है, ये पता होना चाहिए। ढोकरा मेटल आर्ट को जीआई टैग मिला है। एंड कहाँ का है ये, तो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, आप देख सकते हो, डांसिंग फिगर्स, बेल्स, ज्वेलरी, स्टेट्यूट, है ना। तो ये सब फिगर्स बनाए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो। नाउ वी हैव द गोरखपुर टेराकोटा, और गोरखपुर का नाम लेते ही आपको उत्तर प्रदेश का स्वप्न जरूर देखने को मिलता होगा। एंड गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है, एंड ये उत्तर प्रदेश का बेसिकली प्रोडक्ट है या फिर वर्क कह सकते हो। एंड यहाँ पर क्या होते हैं, पोएटर्स जो होते हैं, यानी कि जो माटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेक द एन वेरियस एनिमल फिगर, जिसमें हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ये सब कुछ आपके फिगर्स हो गए। एंड सम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स जो देख सकते हो टेराकोटा गोरखपुर से निकल कर आते हैं। वी हैव द हौदा एलिफेंट्स, महावतदार हॉर्स, तो ये सब कुछ है, लेकिन इतने डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस ये याद रखना है गोरखपुर टेराकोटा का नाम आएगा तो उत्तर प्रदेश। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जीआई टैग। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, दाल खाई फोक डांस। तो दाल खाई फोक डांस आपका पॉपुलर फोक डांस है उड़ीसा का, एंड जो थीम होती है इस डांस में या फोक डांस में वो राधा एंड कृष्णा उस पर आधारित है, रामायणा के थीम पर आधारित है, महाभारता की जो स्टोरीज है उनके ऊपर ये आधारित है। तो कहीं ना कहीं मेथोडोलॉजिकल जो पिक्स है उन पर ये आपका फोक डांस आधारित है। एंड परफॉर्म्ड इन द वेरियस फेस्टिवल, चाहे वो आपका भाई जुनीतिया हो, फागुन पुनी हो, नुआखाई हो, तो ये सब है। द नेक्स्ट वन इज पुलिकाली। तो पुलिकाली रिक्रिएशनल फोक आर्ट केरला का आप कह सकते हो ना। तो पुलिकाली जहां भी सुनने में आया आपको सबसे पहले केरला को याद करना है। एंड ये आपका रिक्रिएशनल फोक आर्ट है, एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय द ट्रेंड आर्टिस्ट टू इंटरटेन द पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ ओनम। ये जरूर याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ओनम फेस्टिवल आपका केरला का है, एंड एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट की जाती है केरला में, ये जरूर याद रखना है ना। तो जो आपका ओनम फेस्टिवल है, ओनम फेस्टिवल के ओकेजन में ये आपका पुलिकाली रिक्रिएशनल फोक आर्ट परफॉर्म की जाती है, एंड इट इज डन बाय द ट्रेंड आर्टिस्ट टू इंटरटेन द पीपल। एंड ये ओनम फेस्टिवल जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किए जाते हैं मेनली इन केरला। एंड लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए पुलिकाली का, इज द प्ले ऑफ द टाइगर्स, ये याद रखना है ना। लिटरल मीनिंग जो पुलिकाली का है इसका मतलब है प्ले ऑफ द टाइगर, बस इससे बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। एंड वी हैव द कलारीपट्टू ऑफ केरला, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, क्वेश्चंस के रूप में आपको बार बार टेस्ट सीरीज में जरूर मिलते होंगे कलारीपट्टू के, और सीसीआरटी में भी खूब अच्छे तरह से इसका मेंशन ही किया गया है। तो सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है कि कलारीपट्टू की बात करेंगे तो ये आपका केरला का आर्ट है। इसके तहत बेसिकली फाइटिंग, यूँ कह सकते हो कि मार्शियल आर्ट टाइप कह सकते हैं ना। तो ये जो कलारीपट्टू है मार्शियल आर्ट कह सकते हो केरला का,
है ना। कलारी जो शब्द है वो आपको संगम लिटरेचर में फर्स्ट अपीयर देखने को मिलेंगे टू डिस्क्राइब बोथ ए बैटलफील्ड एंड कम्बैट एरिना, है ना। तो ये याद रखना है, कलारीपट्टू मार्शियल आर्ट कह सकते हो केरला का, एंड कलारी जो शब्द है वो आपका पहली बार संगम लिटरेचर में देखने को मिलता है, एंड इसके तहत बैटलफील्ड या फिर कम्बैट एरिना दोनों को डिस्क्राइब किए जाते हैं। एंड अगर हम बात करें मार्शियल आर्ट जो न्यूज़ में रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मार्शियल आर्ट से यूपीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछती है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात करें मालखंबा, तो मालखंबा मार्शियल आर्ट बेसिकली सेंट्रल इंडिया में परफॉर्म किए जाते हैं, और जब हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो एमपी वाला जो रीजन है वो हो जाता है। तो देख सकते हो मालखंबा की बात करें तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक्स, ये याद रखना है, परफॉर्म्ड विथ ए वुडन पोल, एंड ये जो पोल होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं विद द कैस्ट्रोल ऑयल। एंड देख सकते हो मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड मालखंबा द स्टेट स्पोर्ट 2013 में, लेकिन इससे डेवलप किया गया है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में सिंस 1981। तो हमें ये याद रखना है, ये मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट भी है। तो 2-3 बातें याद रखिए मालखंबा के बारे में। तो सेंट्रल इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है ये मार्शियल आर्ट, या फिर जो आपका जिम्नास्टिक कह सकते हो वो है, और वुडन पोल के साथ ये परफॉर्म किया जाता है, एंड पॉलिश्ड विथ कैस्ट्रोल ऑयल, और मध्य प्रदेश ने इसे स्टेट स्पोर्ट भी कहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज गटका ऑफ पंजाब, और ये याद रखना है गटका भी है आपका मार्शियल आर्ट, ये पंजाब में परफॉर्म किए जाते हैं, एंड जो फाइटिंग की जाती है वो वुडन स्टिक से की जाती है, ये याद रखना है ना। तो स्टाइल ऑफ फाइटिंग इज विथ वुडन स्टिक्स, जो ओरिजिनेट हुई है 15th सेंचुरी के दौरान। तो ये जो गटका मार्शियल आर्ट है इसका ओरिजिन देखा जाए तो 15th सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। द बाना एंड चोला आर वर्न फॉर द रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस, एंड जब ये स्पोर्ट के रूप में परफॉर्म किए जाएंगे तो जो प्रैक्टिशनर्स है वो ट्रैक पैंट्स एंड टी शर्ट्स ये भी परफॉर्म कर सकते हैं, एंड जो स्टिक है इज नो लॉन्गर द साइज ऑफ मैन। तो ये याद रखना, ये कोई कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जो स्टिक होंगे जिसके माध्यम से ये आर्ट परफॉर्म की जाती है वो साइज ऑफ मैन के बराबर होंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो द स्टिक इज नो लॉन्गर द साइज ऑफ मैन। एंड वे हैव द कलारीपट्टू, इसके बारे में तो हमने बात की ही। ये कलारीपट्टू मार्शियल आर्ट है, कहाँ का, जाहिर सी बात है केरला में इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। और ये याद रखना, इट इज़ बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शियल आर्ट ऑफ इंडिया। ये इन्फॉर्मेशन आपको 150% रटी होनी चाहिए कि इट इज़ बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शियल आर्ट इन इंडिया, है ना, यहीं पे गलतियाँ हो सकती है। एंड वी हैव द थांगटा ऑफ मणिपुर, थांगटा भी एक आपका मार्शियल आर्ट है, एंड इसमें आपका रिचुअल, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉम्बैट ये सब दर्शाई जाती हैं, एलोंग विथ वी हैव द डांस फॉर्म्स एंड वॉरियर ड्रिल्स। कहाँ का है, मणिपुर का क्या है, मार्शियल आर्ट है, ये जरूर याद रखना है। एंड हो गई ये हमारी मार्शियल आर्ट्स, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द हैंडीक्राफ्ट्स, एंड हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसे पूछा जाता है। The first one which deals with the handicraft is जरदोजी आर्ट। तो जरदोजी आर्ट की अगर हम बात करें तो इनको हम जारी वर्क भी कहते हैं, जारी वर्क यानी कि जरदोजी। इट इज़ एन आर्ट विच इज क्वाइट पॉपुलर अमंगस्ट द एम्ब्रॉयडर्स एंड डिजाइनर्स। एंड आपका कहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है तो देख सकते हो इन द नैरो एलीज ऑफ द ओल्ड टाउन ऑफ भोपाल। तो जरदोजी आर्ट का नाम सुनते ही आपको भोपाल का याद आना चाहिए जो कि मध्य प्रदेश में है। एंड ये जो दूसरा इंफॉर्मेशन ये 100% महत्वपूर्ण है वो ये कि जरदोजी आर्ट वो इंट्रोड्यूस की गई भारत में बाय द मुगल इन्वेडर्स इन द 17th सेंचुरी एंड इट केम टू इंडिया फ्रॉम पर्शिया। ये जरूर याद रखना, ये इंडिजीनियस आर्ट नहीं है। एंड इसका अगर लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो जार विच मीन्स गोल्ड एंड दोजी मीन्स एम्ब्रॉयडरी, एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि जारदोजी में आपका मतलब होगा एम्ब्रॉयडिंग विद द गोल्ड थ्रेड, है ना। तो ये जो गोल्ड के थ्रेड्स को एम्ब्रॉयड किया जाता है आपको जरदोजी में, ये खास बात आपको याद रखना है ना। तो जरदोजी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है, एम्ब्रॉयडरिंग विद द गोल्ड थ्रेड, ये जरूर याद रखना है। एंड जो लखनऊ जरदोजी है उसे बेसिकली आपको GI टैग भी मिल चुका है, 2013 में ही मिला था। एंड
जो जारी है, जिसके बाद में हमने की थीम थ्रेड होते हैं ना, इसमें देख सकते हैं दिस एम्ब्रॉयडरी गोल्ड क्वाल्स और बीड्स उसको फैब्रिक में रिप्रेजेंट किए जाते हैं using a needle and thread, and metals like gold and silver are transformed into jari यानी कि thin thread that is used to adorn the motif onto rich fabric. And आपको अगर क्लियरिटी चाहिए पिक्चर की तो आप नेट में गूगल में सर्च कर जरदोजी आर्ट के पिक्चर को देख लेना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. एंड वी हैव द गमोशा, एंड गमोशा बेसिकली न्यूज में रही थी. एंड क्या बातें हैं तो देख सकते हो, ये जो आपका असमीज गमोशा है जो बेसिकली वाइट कॉटन टावल, एंड इसकी न्यूज इसलिए आई क्योंकि इस गमोशा में जो रेयर फ्रेश वाटर टर्टल्स है उसका पिक्चर रिप्रेजेंट करवाया गया था, इसलिए न्यूज में आ गई. तो हमें जानना होगा इस असमीज गमोशा के बारे में. ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ जिसका जो आपका बॉर्डर एरिया होता है वहाँ रेड बॉर्डरिंग की जाती है ऑन द 3 साइड एंड रेड ओवन मोटिव्स ऑन द 4 साइड. तो 3 साइड में आपका रेड बॉर्डरिंग की जाएगी, 4th साइड में आपका रेड कलर से मोटिव्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बनाई जाती हैं 4th सेक्शन में. 3 सेक्शन में तो आपका रेड बॉर्डर होता है. एंड जो गमोशा है इज एन आर्टिकल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल ऑफ असम. एंड असम में आपको 2 टाइप्स ऑफ गमोशा देखने को मिलेंगे. एक तो है आपका उकाउर प्लेन काइंड, एंड इसका इस्तेमाल स्वीट या फिर ड्राई द बॉडी इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड जो दूसरा है वो है फुलम, एंड फुलम को डेकोरेट किए जाते हैं फ्लोरल मोटिव से टू बी गिफ्टेड विथ मेमेंटो एज और ड्यूरिंग फेस्टिवल सच ए बिहू. एंड वेरियस यूजेज गमोशा के लिए या फिर ये जो आपका असमीज गमोशा है उसका वेरियस यूजेज अगर देखें तो वी हैव टू स्प्रेड द नेशनलिज्म थॉट, क्योंकि आप देख सकते हो गमोशा केम टू सिंबलाइज द असमीज नेशनलिज्म इन 1960 व्हेन द असम छत्र सम्मेलन जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वाज फॉर्म्ड फॉलोड बाय द असम साहित्य सभा. ये सब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ओवरऑल देख लेना है कि वेरियस यूजेज तो नेशनलिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कल्चर को ये रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में ये इस्तेमाल हो सकता है ना, सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है. एंड बस इतना ही जानना है आपको, इसके डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है. वी हैव द त्रिपुरी ऋषा, एंड ऋषा कहो, रिगनई कहो, ऋतुकी कहो, ये सब एक ही बात है. कुछ आपके कॉमन है वो ये कि जो ऋषा है या रिगनी है या ऋतुकी है वो कस्टमरी हैंड वोवन क्लॉथ है ना, तो ये याद रखना है. अगर त्रिपुरी ऋषा के बारे में पूछा जा रहा है तो ये कस्टमरी हैंड वोवन क्लॉथ है और इसे प्रिपेयर की जाती है त्रिपुरा के इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा. तो ऋषा जैसा कि मैंने बोला, ऋषा तो एक हुआ, ओवरऑल 3 है इस कस्टमरी त्रिपुरी फीमेल अटायर के, है ना. अदर 2 कौन सा है, रिगनई और ऋतुकी. एंड ऋषा की बात करें तो विच इज एसेंशियली कस्टमरी हैंड वोवन क्लॉथ, एंड इसका इस्तेमाल हेड गियर के लिए, स्टोल के लिए एज वेल एज फीमेल अपर क्लॉथ के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर टू प्रेजेंट ए ऑनर टू ए डिस्टिंग्विश्ड रेसिपिएंट, इसके लिए आपका यूज किया जा सकता है. एंड रिगनई की बात करें तो ये आपका प्राइमरली यूज किए जाते हैं टू कवर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लिटरली ट्रांसलेट्स टू वियर. एंड ऋतुकी कवर द अपर हाफ ऑफ द बॉडी रैपिंग ऑल इट राउंड. तो हमें तो बस ये जानना है भाई साहब, चाहे वो ऋषा हो, रिगनई हो या फिर ऋतुकी हो, ये सब आपके कस्टमरी हैंड वोवन क्लॉथ है. एंड ये प्रिपेयर की जाती है त्रिपुरा के जो इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके द्वारा. कल्चरल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो देख सकते हो एडोलेसेंट त्रिपुरी गर्ल्स आर फर्स्ट गिवन ऋषा यानी कि जो ट्रेडिशनल वोवन क्लॉथ है उन्हें दिया जाता है एडोलेसेंट त्रिपुरी गर्ल्स को टू वियर व्हेन शी रीचेस 12 to 14 years of his and her age, 12 to 14 years of her age in an event called Risha Sormai. एंड ये याद रखना है कि ये जो आपका ऋषा है या फिर ऋतुकी है, इन सबों को रिलीजियस फेस्टिवल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, लाइक गरिया पूजा, कस्टमरी फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी. तो हमें याद रखना है गरिया पूजा ये आपका कस्टमरी फेस्टिवल है ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ त्रिपुरा का, ये जरूर याद रखना है.
एंड बाकी आपको उतने डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना जान रखना है कि ऋषा, ऋतुकी एंड जो आपका रिगनई है, ये सब त्रिपुरा इंडिजिनियस ट्राइब्स के द्वारा बनाए जाने वाले कस्टमरी हैंड वोवन क्लॉथ है, ये जरूर याद रखना है। एंड नाउ वी हैव द ट्रेडिशनल हैंड क्राफ्ट टॉयज। तो सबसे पहली बात तो न्यूज़ इसलिए रही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT, और ये याद रखना है DPIIT कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने हैंडीक्राफ्ट और GI टॉयज उसको एग्जेम्प्ट किया है फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ये जरूर याद रखना है। एग्जेम्प्ट किया है, इंक्लूड नहीं किया है, ये पता होना चाहिए। DPIIT which comes under Ministry of Commerce and Industry has exempted handicraft and geographical indication toys from quality control order, ये जरूर याद रखना है, to fulfill the vision of making India a global manufacturing hub for sale and export of toys। एंड अगर हम बात करें भारत की ट्रेडिशनल टॉयज की, तो आपको ही पता है इंडिया इज एन ओल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ द माइरेड ऑफ टॉयज, और इसकी अगर हम टाइम में जाएं तो जाहिर सी बात है ये हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के समय से जो हमारे देश में ट्रेडिशनल टॉयज का इस्तेमाल होता रहा है, और वहाँ पर आपको ही पता है डांसिंग वोमेन या फिर बॉलक कार्ड्स के टॉयज भी मिले थे, वहाँ के जो बच्चे हैं वो खेला करते होंगे। एंड कुछ ट्रेडिशनल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब्स की बात करें, ये याद रखना है आपको, है ना। आगे हम देखेंगे अन्य जो लोकेशन है उसके नाम जाहिर सी बात है वो आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखो कि कुछ ट्रेडिशनल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब्स, हम यहाँ पर ट्रेडिशनल टॉय की बात कर रहे हैं ना। ट्रेडिशनल टॉय यानी कि वो जो पहले से ये परंपरा चलती आ रही है, कोई कम्युनिटी ने परफॉर्म कर रही होगी, वो हो गया आपका ट्रेडिशनल टॉयज मैन्युफैक्चरिंग हब। इसमें आपका चानपटना कर्नाटका में है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में है, एंड बूंदी रेवा मध्य प्रदेश में है। एंड अगर हम बात करें ट्रेडिशनल टॉय सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक की, तो इको फ्रेंडली बिकॉज नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक क्ले, पेपर्स, वुड, वेजिटेबल कलर, एंड वोकल फॉर लोकल स्लोगन एंड आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश रही है टू टैप द पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर। हमें इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बस ये जानना है जो लिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट टॉयज है उनके लोकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी हमने बात की चानपटना टॉय की, ये कर्नाटका में आपका देखने को मिलता है, और कहा जाता है कि जो रूलर टीपू सुल्तान है उन्होंने पर्शियन आर्टिस्ट्स को इनवाइट किया था इंडिया में टू ट्रेन द पीपल टू मेक द टॉय ऑफ दिस टाइप इन हिज रियल। तो उसके बाद से ये वहाँ जो ट्रेडिशनल टॉय का वो हब बन गया, एंड द टॉय इज नोन फॉर चानपटना टॉय, कर्नाटका में है। एंड जो आपका किन्नल टॉय जो कर्नाटका में ही है, एंड ये याद रखना है किन्नल टॉयज वुड टॉयज है डिपिक्टिंग मोस्टली हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। एंड वी हैव द कोंडापल्ली टॉयज ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड देख सकते हो कोंडापल्ली टॉयज को हम बोमाला कोलोबू यानी कि दशहरा डॉल्स भी कहते हैं, ये याद रखना है, और ये आपको कोंडापल्ली में बनते हैं, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। एंड ये जरूर याद रखना है कि जो स्टाइल ऑफ मेकिंग ऑफ दिस टॉय वो मिक्स है इस्लामिक एंड राजस्थानी आर्ट का, पॉपुलर फॉर देयर रियलिस्टिक एक्सप्रेशन, ये याद रखना है ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब है कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में, लेकिन जो स्टाइल अगर देखा जाए इन टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का, ये मिक्स है इस्लामिक एंड राजस्थानी आर्ट का, ये जरूर याद रखना है। एंड वी हैव द इटिकोपका टॉय, ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है, एंड ये जो टॉयज बनाए जाते हैं यानी कि इटिकोपका टॉय, ये वुड एंड के क्वेर कलर से मिलकर तैयार किए जाते हैं ना, तो मेड अप ऑफ सॉफ्ट वुड एंड लक्के क्वेर कलर। एंड अन्य बातें देख सकते हो कि जो वे ऑफ टॉय मेकिंग इज ऑल्सो नॉन एज टर्न्ड वुड लेकर क्राफ्ट, है ना, तो ये जो आपका वे है टॉय मेकिंग का उसे वुड लेकर क्राफ्ट भी कहा जाता है। एंड वी हैव द निर्मल टॉयज तेलंगाना, एंड आप देख सकते हो सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है निर्मल टॉयज कहाँ की है, तो तेलंगाना में, और यहाँ पर या इस टॉयज के मैन्युफैक्चरिंग में वी सी द असिमिलेशन ऑफ अजंता फ्लोरल एंड मुगल मिनिएचर, ये याद रखना है। तो यहाँ पर या इस टॉयज में आपको अजंता फ्लोरल एंड मुगल मिनिएचर के मिक्स कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। एंड वी हैव द थंजावुर गोलू डॉल्स,
थंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, आपको भी पता होगा। एंड जो थंजावुर डांसिंग डॉल्स है जिनको थंजावुर थलैयट्टी बोमई भी कहा जाता है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ heritage of beautiful handicraft from the Tanjore region of Tamil Nadu. And we have the Laipa Devi. लैपा देवी इसको बेसिकली मणिपुर में प्रैक्टिस किया जाता है। और ये याद रखना है आपको लैपा देवी के बारे में, ये फेमिनिन इमेज ऑफ गॉड जो तैयार किए जाते हैं फ्रॉम द सेवी क्लॉथ। तो पहली बात तो लैपा देवी टॉयज के बारे में ये याद रखना कि इसमें जो कास्ट किए जाते हैं वो फेमिनिन इमेज ऑफ गॉड है ना, ये कास्ट किया जाता है, यानी कि महिला देवी जो होती है गॉडेस, उनके इमेज को कास्ट की जाती है फ्रॉम द सेवी क्लॉथ। एंड दिस डॉल्स पॉपुलरली कॉल्ड एज लैदाहिबी एंड ट्रीटेड एज लिविंग स्पिरिट। तो इनको पूजा के रूप में भी, यानी कि पूजा पाठ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट अशरी कांडी टेराकोटा टॉयज, असम का है ना। तो ये जो अशरी कांडे टेराकोटा टॉयज है जो असम में आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर सिमिलर टू टेराकोटा टॉयज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये याद रखना है। एंड दे आर मेड इन अशरी कांडी यानी कि मदई खाली क्राफ्ट विलेज असम में, which is the single largest cluster where both terracotta and pottery crafts are found in a practice in a traditional way। तो हमें याद ये रखना है अशरी कांडी टेराकोटा टॉयज ये फेमस है असम में, एंड इट इज सिमिलर टू टेराकोटा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये दो जानकारी होनी चाहिए बस। एंड अगर बात करें अन्य ट्रेडिशनल टॉयज की, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए कि ओडिशा का वी हैव द संबलपुर टॉयज। तो अगर पूछा जाए संबलपुर टॉयज कहाँ फेमस है, तो वी हैव द ओडिशा। एंड वी हैव द बिहार का कन्यापुत्री डॉल्स एंड सिक्की वर्क, तो ये पता होने चाहिए कन्यापुत्री डॉल्स कहाँ या किस रीजन के फेमस है, तो वी हैव द बिहार। एंड वी हैव द उत्तर प्रदेश वुडन टॉय जो वाराणसी, एंड वेस्ट बंगाल का नातुंग्राम डॉल्स, एंड तमिलनाडु का चौपुशमान, एंड गुजरात का थीग द ढिंगला। ये सब आपको याद रखना है ना, जैसे गुजरात का थी ग ढिंगला, एंड पंजाब का आपका चनकना, ए टॉय विथ विशल, घोघू, रेटल बॉक्स फॉर बेबीज, एंड लट्टू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एंड हैंडवाई किचन से। तो पंजाब के आपके फेमस ट्रेडिशनल टॉयज कौन कौन से हो गए, तो चानकना, घोघू, लट्टू एंड हैंडवाई। एंड महाराष्ट्र का आप देख सकते हो भातुकाली मिनिएचर, ये याद रखना है भातुकाली मिनिएचर कहाँ का है, महाराष्ट्र का। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, वी हैव द तेलिया रुमाल। जैसे ही तेलिया रुमाल बोला जाएगा तो TEL से याद रखना, तेलंगाना में है ना। तो तेलिया रुमाल एंड इंट्रिकेटली डिजाइंड हैंडलूम क्लोथ तेलंगाना में ये तैयार किए जाते हैं, और इसमें आपको वेराइटी ऑफ डिजाइन एंड मोटिव देखने को मिलेंगे इन थ्री पार्टिकुलर कलर, जिसमें रेड, ब्लैक एंड व्हाइट होगा। एंड वी हैव द पटोला साड़ीज, एंड पटोला साड़ीज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, इसको GI टैग भी आई थिंक मिली है ना। तो ये देख सकते हो पटोला साड़ीज इज ए ट्रेडमार्क साड़ी ऑफ गुजरात, एंड वेरी कॉस्टली होता है, एंड ये याद रखना वर्न ओनली बाय रॉयल्स और एरिस्टोक्रेट, एंड इसे GI टैग 2013 में मिला था। वैसे तो अब एरिस्टोक्रेट्स आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब इंडिया रूलिंग पीरियड में था तो जाहिर सी बात है जो रॉयल्स होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, उन्हीं के द्वारा ये पहने जाते थे क्योंकि कॉस्टली थे, एंड ये किंग या फिर रॉयल्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो GI टैग आपका 2013 में इसको मिल गया। एंड KVIC इन्होंने फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सुरेंद्र नगर गुजरात में खोला, ये याद रखना है ना। KVIC के द्वारा फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सुरेंद्र नगर गुजरात में खोला गया है, ये KVIC के द्वारा खोला गया, ये याद रखना है। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट गोरमती आर्ट। एंड गोरमती आर्ट की बात करें तो ये याद रखना है इट बिलोंग्स टू द हैंडीक्राफ्ट ऑफ द बंजारा कम्युनिटी ऑफ रूरल महाराष्ट्र। तो ये गोरमती आर्ट किनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बंजारा कम्युनिटी, एंड ये हैंडीक्राफ्ट बेसिकली है, एंड महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपका डिफरेंट नाम से ये जाने जाते हैं इन द डिफरेंट स्टेट, फॉर एग्जाम्पल चरण, लावण्य, लाम्बिनी, जोगी, बंजारा। ये जो आपके बंजारा कम्युनिटी है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, जैसे आपका चरण है, लावण्य है, लंबनी है, ये सब है। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं जाना है, हमें ये जाना है गोरमती आर्ट बंजारा कम्युनिटी के द्वारा, एंड ये रूरल महाराष्ट्र में फेमस है, एंड इट बिलोंग्स टू हैंडीक्राफ्ट।
एंड महेश्वरी फैब्रिक के बारे में बस इतना जान लो कि इट इज़ प्राइमरली यूज टू मेक साड़ीज एंड महेश्वरी साड़ीज वेयर पैट्रोनाइज बाय रॉयल फैमिली ऑफ होलकर्स, बस इतना ही जानना है। एंड वी हैव द चंदेरी फैब्रिक्स, एंड चंदेरी फैब्रिक के बारे में क्या जानना है, तो इट इज़ ए ट्रेडिशनल इथनिक फैब्रिक कैरेक्टराइज बाय लाइट वेट शेयर टेक्सचर एंड फाइन लग्जरियस फील, जो प्रोड्यूस की जाती है वीविंग के माध्यम से इन द सिल्क एंड गोल्डन जारी इज द ट्रेडिशनल कॉटन यार्न ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये चंदेरी फैब्रिक कहाँ तैयार की जाती है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है ना। एंड गोल्डन जारी का भी इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रेडिशनल कॉटन यार्न, ये भी याद रखना है। एंड ये याद रखना है जो चंदेरी साड़ीज है वो पेट्रोनाइज की गई थी बाय द रॉयल फैमिलीज ऑफ सिंधिया, ये याद रखना है ना। तो चंदेरी साड़ीज को पेट्रोनाइज किया गया था बाय द रॉयल फैमिली ऑफ सिंधिया। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट चेंदमंगलम साड़ी। चेंदमंगलम साड़ी की बात करें तो ये फेमस है आपका केरला में। एंड चेंदमंगलम इज ए स्मॉल टाउन नियर इरनाकुलम इन द केरला that stands at the crossroads of the three river। एंड ये जरूर याद रखना है चेंदमंगलम साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है एंड रिकॉग्नाइजेबल बाय पुली ये करा बॉर्डर। तो ये याद रखना है कि खास पहचान अगर आपको करनी है चेंदमंगलम साड़ी की, तो इसका जो पुली ये लाकरा बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी इस साड़ी में, थिन ब्लैक लाइन दैट रन्स एवरेज टू द साड़ी स्लीव। तो ये हमने इस सेक्शन को कवर किया। अब अगले नेक्स्ट सेशन में हम फेस्टिवल्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स को कवर करेंगे एंड ये भी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको छूटने नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि ये आपका मार्क फेच करवाएगा। सो वी शुड नॉट फियर, वी शुड ओवरकम आवर फियर एंड डेफिनेटली हमें आर्ट्स एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के सेक्शन को अच्छे से करने होंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।